Hey everyone, welcome back to my channel Maths Point. In today's video, I have got really something exciting for you, right? So we are going to start new DPPs based on limits. तो अभी तक जो हमने DPP की है वो बाइनोमियल थ्योरम पे बेस्ड थी. अब जो DPPs करेंगे तो वो लिमिट्स पे बेस्ड होंगी. अब लिमिट पे बेस्ड जो DPPs होंगी तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूं. तो वाई देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3, तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो यहाँ पे जो x टेंस टू 3 है इसका मतलब ये है कि x जो है 3 के इक्वल नहीं है ना. मैथमेटिक्स में अगर x 3 के इक्वल है तो उसको ऐसे लिखा जाता है x इक्वल टू 3. और यहाँ पे आपसे कह रहा है x टेंस टू 3 मतलब x 3 की तरफ बढ़ रहा है. तो अगर आप रियल लाइन में देखोगे तो 3 की तरफ दो तरीके से बढ़ा जा सकता है. एक तो लेफ्ट की तरफ से, इधर राइट की तरफ से, और दूसरा ये लेफ्ट की तरफ से भी बढ़ा जा सकता है. ये मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो जब आप लेफ्ट की तरफ से आओ, राइट की तरफ से आओगे तो उसको कहा जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस. और जब आप लेफ्ट की तरफ से आओगे तो उसको कहा जाएगा 3 माइनस. ये राइट की तरफ से हो गया, ये लेफ्ट की तरफ से हो गया. ठीक है, तो वी आर नॉट पुटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 3. We are putting the value which is at left from 3 and at right from 3. मतलब जो 3 से लेफ्ट पे वैल्यू जो है और 3 से राइट पे वैल्यू. जैसे 3 से लेफ्ट वैल्यूज क्या क्या होंगी, जैसे मान लीजिए 0.9 होंगी, 0.9n होंगी. तो मान लीजिए, मतलब मैंने इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 2.99 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 8.9 प्लस 3 क्या आएगी? 11.9 के आसपास आएगी. ठीक है, और जब इससे और बड़ी वैल्यू ले लोगे तो हो सकता है 11.99 आ जाए. इससे और बड़ी वैल्यू ले लोगे तो हो सकता है 11.99 आ जाए. मतलब ये वैल्यू किस तरफ अप्रोच कर रही है? ये वैल्यू 12 की तरफ अप्रोच कर रही है. तो ये जो 12 की तरफ जो वैल्यू अप्रोच करे तो 12 ही इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी जब आप लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स 3. तो 12 इसकी क्या हो जाएगी? लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी. हम x इक्वल टू 3 नहीं रख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि x की जो 3 है, 3 से अगर हम लेफ्ट की तरफ से 3 की तरफ जाएं तो ये जो वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 3 ये किधर अप्रोच करेगी? ये अप्रोच करेगी 12 की तरफ. इसलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी. राइट. अगर हम यही राइट की तरफ से अप्रोच करें, मतलब x वैल्यू क्या लें? एक बार ले लें 0.01, एक बार ले लें x इक्वल टू 3.001 ले लें, एक बार ले लें x बोलो 3.0001 ले लें. मतलब बहुत तेजी से हम 3 की तरफ जा रहे हैं. तो आप किधर की तरफ से मूव कर रहे हैं? राइट की तरफ से मूव कर रहे हैं, क्योंकि x की वैल्यू आप क्या ले रहे हैं? 3 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं. तब भी आप किधर की तरफ जाएंगे? ये 12 पॉइंट समथिंग आएगा. मान लीजिए 12.00001 आ गया, और वैल्यू छोटी वैल्यू ले लिया तो क्या जाएगा? 12.00000. ऐसे 4 बार 0 या 10 बार 0 1 आ गया ऐसे. तो ये वैल्यू किधर की तरफ मूव कर रही है? 12 की तरफ मूव कर रही है. तो जिस वैल्यू की तरफ मूव करेगी, ठीक है, वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी. और जरा सुनिए, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट LHL निकालने के बाद मान लीजिए वैल्यू आया आपके पास A और RHL, मतलब LHL निकाल जब रहे थे तो जो वैल्यू थी फंक्शन की किधर की तरफ अप्रोच कर रही थी? A की तरफ अप्रोच कर रहे थे. और जब RHL निकाल रहे थे तो लिमिट की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही थी? B की तरफ अप्रोच कर रही है. तो अगर आपका LHL जो है वो RHL के इक्वल आ जाएगा, उस केस में हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट. हम क्या कहेंगे? लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स प्रॉपर्ली. तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इस तरीके से अप्रोच करेंगे. तो जिस फिक्स वैल्यू की तरफ फंक्शन की लिमिट अप्रोच करती है, दैट इज व्हाट इज द लिमिट. और हम देखते हैं राइट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से. तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं हम लोग. आगे देखें, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा बता रहा हूं बस. यहाँ पे कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जैसे आपके पास 0/0, जैसे आपके पास इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, जैसे आपके पास 0 इंटू इनफाइनाइट, जैसे आपके पास 1 रेज टू इनफाइनाइट, जैसे आपके पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जैसे आपके पास 0 रेज टू इनफाइनाइट, जैसे आपके पास इनफाइनाइट रेज टू 0. ये आपके पास 7 फॉर्म है. दीज आर 7 फॉर्म्स. इनको कहते हैं इनडिटर्मिनेट 7 फॉर्म्स. इनको क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट.
मतलब ये है, ये क्यों इनडिटर्मिनेट जरा मैं बताता हूँ अभी। वाई डू वी कॉल देम इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए इनको इनडिटर्मिनेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ले लें, 0 इंटू इन्फाइनाइट को ले लें। आप किसी नंबर में इन्फाइनाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपको किधर ले जाने की कोशिश करेगा? इन्फाइनाइट की तरफ। ठीक है, अगर किसी नंबर में आप 0 की तरफ 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू किधर ले जाना पड़ेगा? किधर ले जाने की कोशिश करेगा? 0 की तरफ। तो इसकी दो वैल्यू आने की संभावना है, एक प्लस इन्फाइनाइट, एक इधर 0। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट कहते हैं। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो 0 लिखा हुआ है बेसिकली एग्जैक्ट 0 नहीं लिखा हुआ है, ये अप्रोचिंग 0 है। ये क्या है? ये आपका 0 की तरफ क्या हो रहा है? अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग 0। ऊपर भी अप्रोचिंग 0, नीचे भी क्या है? अप्रोचिंग 0 है। अब ये क्या है? अप्रोचिंग 0। अब ये है क्या अप्रोचिंग 0? मतलब क्या हो? जैसे आपके पास लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x। जैसे जैसे आप x को इनफाइनाइट की तरफ ले जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता है और ना ही कोई जगह है कि हम ये वैल्यू रखेंगे आपके पास 0 आ जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे जैसे जितनी आप बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे, फॉर एग्जांपल 10⁻1000 ले लिया, 10⁻1000 है ना। तो अब जरा समझिए, अब इसको जब 1 करेंगे बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो ये जो x टेंड्स टू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो ये 1/s क्या हो रहा है? बड़ी छोटी वैल्यू हो रही है, तो इट इज अप्रोचिंग टू 0। और नीचे भी क्या आ रहा है? अप्रोचिंग टू 0। तो ये जितने भी 0 यहाँ लिखे हैं तो 0 इज नॉट एग्जैक्ट 0, इट इज अप्रोचिंग टू 0। माइंड वेल, तभी ये इनडिटर्मिनेट है। मान लीजिए आपके पास ये होता एग्जैक्ट 0, ऊपर एग्जैक्ट 0 होता, मतलब 0 आ ही रहा है आपका, अप्रोच नहीं कर रहा है, और नीचे भी क्या होता? एग्जैक्ट 0 होता। उस केस हम ये कहते हैं कि ये वैल्यू नॉट डिफाइंड है। क्या हम कहते हैं? वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। वी विल कॉल इन दैट केस द वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। इस केस हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड कहते हैं। और जरा समझिए, जैसे हमने ऊपर लिखा 0 इंटू इनफाइनाइट, यहाँ पे जो 0 है अप्रोचिंग 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 0, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा यहाँ पे, अगर आपके पास एग्जैक्ट 0 इंटू इनफाइनाइट लिखा है तो 100% इसकी वैल्यू 0 आती है ना। बड़ा रियली एक्साइटिंग है ये चीज, क्योंकि आपने अभी तक यही पढ़ा था 0 इंटू इनफाइनाइट इनडिटर्मिनेट होता है, लेकिन वो जो यहाँ पे 0 होता है दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। और जब अप्रोचिंग टू 0 है तो ये वैल्यू 0 चाहेगा कि हम 0 की तरफ सारी वैल्यू ले जाएं, और इनफाइनाइट चाहेगा हम इनफाइनाइट की तरफ ले जाएं। ठीक है, इसीलिए इनडिटर्मिनेट है। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट 0 है तो हम ये कहेंगे इसकी वैल्यू जो है क्या है? 0 आएगी। जैसे एग्जांपल में लेता हूं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये आपके पास ये लिखता लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर लिखता ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। माइंड वेल, माइंड वेल। अगर मैं इसको, आप x टेंड्स टू 1 है, मैं चाहता हूं कि इस 1 के राइट की तरफ से अप्रोच करें। राइट की तरफ से अप्रोच करने का मतलब क्या हो? 1 से बड़ी वैल्यू। 1 से बड़ी वैल्यू मतलब x इक्वल आप क्या लिखोगे? x इक्वल लिखोगे 0.001 से बड़ी वैल्यू 1.001 ऐसे लिखा। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं किधर की तरफ से? राइट की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। इसलिए मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा, नंबर लाइन में अगर ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, और राइट की तरफ से अप्रोच करें तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी वैल्यू होगी ना। जब आप राइट की तरफ से अप्रोच करोगे और 1 से बड़ी वैल्यू अगर आप 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं आएगा? इट इज गोइंग टू बी 0 पॉइंट समथिंग। मान लीजिए आप यही वैल्यू लेते हैं तो क्या आएगा? 0.0001, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 0 आएगा। जबकि यहाँ पे 1 अपॉन में x माइनस 1 आपको इनफाइनाइट दे रहा है, क्योंकि x किधर की तरफ मूव कर रहा है? x मूव कर रहा है 1 की तरफ, तो x माइनस 1 किधर की तरफ मूव करेगा? 0 की तरफ। तो 1/0 क्या देगा? इनफाइनाइट देगा। जबकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आ रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपके पास एग्जैक्ट 0 आ रहा है। माइंड वेल, एग्जैक्ट 0 इंटू इनफाइनाइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, है ना। तो बड़ा वैसा है, इसमें ये नहीं कहेंगे ये इनडिटर्मिनेट है, इसमें एग्जैक्ट 0 आ रहा है, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जितने सारे फॉर्मेट है ऊपर, तो दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द पर्टिकुलर नंबर, then only they are indeterminate, otherwise sometimes they are not defined, sometimes they are defined। अब ये जो आपके पास 1 रेज़ टू इनफाइनाइट है, इसको हम अलग से डील करेंगे और जब क्वेश्चन में आएगा तब हम देखेंगे, या फिर ये आपके पास जो 0 रेज़ टू इनफाइनाइट है इसको देखेंगे।
ये दो चीज़ें आपको अलग से बताया जाएगा जब भी क्वेश्चन में हम डील करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द थ्योरी, वी आर डीलिंग विद द लिटिल बिट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज। एक और चीज होती है, जरा उसको देख लेते हैं। एक होता है वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट, अब ये मतलब क्या है? वन साइडेड लिमिट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है दैट इज डिफाइंड ऑन कहाँ पे? क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जब ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ही डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, तो अगर मैं कह दूं ए पे लिमिट निकालिए, तो ए की लिमिट आप ए में किस तरफ से अप्रोच कर सकते हैं? भाई इधर तो फंक्शन आपका है ही नहीं, इस तरफ लेफ्ट की तरफ तो आपके पास फंक्शन ही नहीं है। तो ए पे अगर लिमिट निकालना हो तो आप क्या निकालेंगे? यहाँ पे आर एच एल निकालेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं वन साइडेड लिमिट। आप ए के लेफ्ट की तरफ से इसको अप्रोच ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ फंक्शन ही नहीं है। जब फंक्शन ही नहीं है तो आप हाउ कैन यू अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट? सो you will always approach at this point from the right. So RHL will be the one sided limit for this function. और अगर RHL आपके पास क्या आ रही है? फाइनाइट आ रही है, तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि LHL नहीं है। अरे LHL होने के लिए वहां पे फंक्शन ही नहीं है, तो आप कैसे अप्रोच करोगे वहां, राइट? तो RHL निकालेंगे। और जैसे बी पे अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो बी पे आप राइट हैंड की तरफ से अप्रोच नहीं कर सकते। आप जरा देखिए, अगर राइट हैंड की तरफ इसका फंक्शन ही नहीं है, तो बी तक ही फंक्शन है ना, तो इसलिए आप बी में किधर से अप्रोच करेंगे? लेफ्ट की तरफ से अप्रोच करेंगे, LHL। और LHL की वैल्यू अगर फाइनाइट आ रही है तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है एट बी, और RHL की वैल्यू फाइनाइट आ रही है एट ए, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है एट ए। सो दिस इज वन साइडेड लिमिट। लेकिन हम क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे कि वन साइडेड लिमिट निकालनी है, अलग से दोनों साइड लिमिट निकालनी है? तो क्वेश्चन के लिए ऐसे ही है, मतलब नोट टाइप का आप ऐसे बना सकते हो कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या, स्क्वायर रूट के अंदर अगर क्या आने लगे? नेगेटिव आने लगे, मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं या राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो और स्क्वायर रूट के अंदर क्या नेगेटिव आने लगे, तो आप समझ जाना कि वहां पे एक साइड की लिमिट कैलकुलेट करना है, दोनों साइड की लिमिट नहीं कैलकुलेट करना है। और किस साइड की लिमिट कैलकुलेट नहीं करना है? जिस साइड की लिमिट कैलकुलेट करने से वहां पर नेगेटिव आ रहा है, उस साइड की आप लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, बाकी उधर की तरफ कैलकुलेट करेंगे जिधर नेगेटिव नहीं आ रहा है। ये नंबर एक बात हो गई। दूसरे नंबर, अगर आपका डिनोमिनेटर में, कहाँ पे? डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो रहा हो, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे? हम सिर्फ एक साइड की लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और जिस तरफ जीरो हो रहा होगा वो लिमिट कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, राइट? सो इस तरीके से आप आइडिया लगाएंगे कि वन साइड लिमिट कैलकुलेट करना है कि दोनों साइड लिमिट कैलकुलेट करना है। लेकिन लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए ये बात आपको दिमाग में रखनी चाहिए कि उसका LHL इक्वल टू RHL होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज अगर LHL जो है आपका RHL के इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे LDA, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज व्हाट इज द little bit concept about the limit, right? Now without wasting your time, we will be discussing the DPP based on limit. So let's move to the DPP. Question number 1. So now the question number 1 is in front of you. Now you can see the question number 1. Let me change the color. So let's start the discussion with this. तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बता दूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन में sin x, ये आपके पास 1 होता है ना? तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बस ध्यान ये देना है कि जो यहाँ पे लिखा हो एंगल में वही नीचे लिखा होना चाहिए, और अगर साइन स्क्वायर है तो नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? मतलब एंगल की जो यहाँ वैल्यू होनी चाहिए वही नीचे भी होनी चाहिए। और चीज ये ध्यान देना है कि जो साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये जो आप x ले रहे हैं, इट मस्ट बी इन रेडियन। ये किस में होना चाहिए? आपका रेडियन होना चाहिए। कहने मतलब डिग्री में नहीं पे होना चाहिए। अगर डिग्री में आएगा तो उसको आप चेंज करेंगे पहले रेडियन में, राइट? तो आपके पास ये दिया गया, इसकी वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने क्या किया? आप ये किए, जो cos स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, तो cos स्क्वायर एक्स को लिखा, cos रेज़ टू 4x को क्या लिखा? cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया आपने।
और कॉस स्क्वायर एक्स में क्या किया आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया और उसका होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा हम ये क्यों करना शुरू कर दिए ये तो बता दो जरा। अगर आप यहाँ पे सीधे लिमिट लगा दो तो ऊपर 0 अप्रोच करेगा, नीचे भी 0 अप्रोच करेगा, तो 0/0 का फॉर्मेट बनेगा, इसलिए हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये फार्मूला यूज करना है हमें, तो इसलिए cos रेज़ टू 4x को लिखा आपने cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, राइट, और cos स्क्वायर जो लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर ओपन किया, ये आपके पास आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये आपके पास पावर नीचे चल रहा था। अब जब ये पाई है, पाई को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, पाई प्लस थीटा, इस पूरे को थीटा मान लीजिए, पाई प्लस थीटा। अगर आप देखोगे तो ये आपके पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, लेकिन बाहर स्क्वायर लगा इसलिए नेगेटिव को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन पॉजिटिव, राइट। तो पाई साइन रेज़ टू 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे स्क्वायर है, मैंने कहा था ये तभी 1 होगा जब ये एंगल में जो लिखा हो, जो एंगल में लिखा हो वही नीचे भी लिखा होना चाहिए। आपने क्या किया, आपने जो भी एंगल में लिखा है, क्या लिखा है एंगल में, एंगल में लिखा है पाई साइन रेज़ टू 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है इसलिए 2 बार एंगल में आना चाहिए वो चीज, इसलिए आपने स्क्वायर करके इसका मल्टीप्लाई कर लिया नीचे और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया, और ये जो इसका x रेज़ टू 4 तो इधर कर लिया। अब जरा देखिए ये जितने मैंने सर्कल कर रखा है इट इज रेडी टू गिव यू 1, क्यों, अब आप x टेंड्स टू 0 रखो, ये पूरा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये पूरा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अगर साइन x अपन x ऊपर वाला x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब जो एंगल में लिखा हुआ है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और जो नीचे लिखा है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसलिए इस पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब जो बाकी जो बचा पार्ट है वो जरा देखिए क्या बचा हुआ है, साइन रेज़ टू 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बचा हुआ है, अंदर से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन कर ली तो साइन रेज़ टू 4x आ जाएगा, नीचे x रेज़ टू 4 है। फिर से जो मैंने ये ब्रैकेट में लगा रखा है सर्कल के अंदर, ये दिस इज रेडी टू गिव यू 1। फिर अगर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स साइन 0 हो जाएगी, यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, पाई स्क्वायर आपको बाहर चल रहा है तो 4 पाई स्क्वायर इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन नंबर 2, अभी यहाँ पे एक वो चीज जो मैंने वहां पे पीछे कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, मैंने कहा था अगर 1 रेज़ टू इनफाइनाइट टाइप का सिस्टम बनेगा तो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, यहाँ पे वही सिस्टम बन गया, देख लीजिए जरा। सॉरी ये अल्फा के लिए तो नहीं बना है, अल्फा के लिए क्या है यहाँ पे जरा देखिए, ये आपके पास अल्फा दिया गया है, अगर आप अभी लिमिट लगा देंगे तो tan क्यूब पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 1 होता है, क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे tan पाई बाई 4 ये भी 1 होता है, तो ऊपर 1 माइनस 1 दैट इज 0, नीचे अगर x टेंड्स टू पाई बाई 4 रख दोगे तो ये पाई बाई 2 की तरफ जाएगा, तो cos पाई बाई 2 0 होता है, तो ऊपर भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और नीचे भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो 0/0 का फॉर्मेट बन गया, समझे। तो अगर आपके पास 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये दो केस बेसिकली, ये जो दो केस है ना, ये दो केस, ये जो दोनों केस होते हैं इंडिटरमिनेट के, तो ये लिमिट वाले चैप्टर की जान है, जान जब तक है जान, ये जो दो फॉर्मूला, बाकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट है ना, ये सब क्या है, फेक है, फेक, दीज आर फेक फॉर्मेट। अब फेक क्यों, फेक इसलिए इनमें थोड़ा चेंज करोगे ना तो यही रूप ले लेंगे, है ना, इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके लाओगे ना तो दे विल टेक अल्टीमेटली दीज रूप्स, ये रूप, ये वाले रूप ले लेंगे, दैट इज व्हाई आई कॉल देम फेक। मतलब तुमको फेक नहीं लिखना है, इट इज जस्ट फॉर यू नो ह्यूमर, इट इज नॉट द रियलिटी। हाँ तो रियलिटी भी वही है यार, चेंज कर देने के बाद वही तो आ ही जाते हैं, इसलिए मैंने उनको फेक कर दिया। एनीवेज, तो अगर आपके पास ये दो फॉर्मेट बन रहे 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, एक होता है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र क्या होता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करके ऊपर लिख दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव करके नीचे लिख दो, और ये तब तक करो जब तक कि ये दोनों रूप हट ना जाए, मतलब एक बार डेरिवेटिव किया फिर लिमिट लगा कर चेक किया, क्या ये 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट रिमूव हो गया है, अगर हो गया है तो आंसर वहीं पे आ जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो फिर से वही करो, ऊपर वाले डेरिवेटिव करके ऊपर लिखो और नीचे वाला डेरिवेटिव करके नीचे लिखो, और तब तक करो जब तक कि वो फॉर्मेट जो आपके पास आया है वो रिमूव ना हो जाए। तो जरा देखते हैं, tan क्यूब एक्स माइनस 10x अपॉन cos x प्लस 4, इसका हमने डेरिवेटिव किया तो 3 tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, इसका डिफरेंशिएशन tan क्यूब का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपने यहाँ पे चेन रूल लगाया हुआ है,
यहाँ पे tan x का डेरिवेटिव सीधे फार्मूला लिख दिया, sec स्क्वायर x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस में sin x प्लस 4 होता है। चैन रूल लगाया, कोई को सीधे हो गया है। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा के देखिए, क्या अभी भी 0/0 आ रहा है? लगा के देखते हैं। जहाँ पे tan है वो तो 1 हो जाएगा, क्योंकि tan π/4 होता है 1। sec स्क्वायर की जगह में हो जाएगा 2, क्योंकि sec π/4 की वैल्यू होती है √2, स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये भी 2, ये भी 2। तो क्या आ रहा है, 3 × 2 - 2, नीचे आ जाएगा 1 -1 बेसिकली, तो ऊपर आ जाएगा 3 × 2 - 2, दैट इज 6 - 2 अपॉन -1। तो ये आपके पास आ गया -4। तो अल्फा वैल्यू क्या आ गया आपके पास? अल्फा वैल्यू आपके पास आ गया -4। नाउ लेट अस मूव टू द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा की वैल्यू के लिए आप जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब आप x टेंड्स टू 0 ले जाएंगे तो ये जो cos x है ना, cos x ये 1 की तरफ मूव करेगा, और जो cot x जो है ये इनफाइनाइट की तरफ मूव करेगा। तो ये 1∞ टाइप को बन रहा है, राइट। और मैंने कहा था अगर 1∞ टाइप को बन रहा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ये करेंगे। अब ये भी क्यों आया है, इसका भी एक लॉजिक है इसके पीछे, लेकिन इट इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस दैट लॉजिक। सो यू जस्ट बिलीव मी, इफ इट इज अप्रोचिंग टू, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये लिखा हुआ है fx रेज टू gx, लेट मी टेल यू समथिंग, fx रेज टू gx लिखा हुआ है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a एंड इट इज अप्रोचिंग टू 1∞। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे लिमिट e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां पे आप लिखेंगे fx - 1 इंटू gx। इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, रादर टू कैलकुलेट दिस वन। बस ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर से इधर पे लिख देता हूं, अगर इधर आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा हो तो लेट मी राइट दिस थिंग दिस वे, लेट मी राइट दिस थिंग प्रॉपरली दिस साइड। ओह, लेट मी जस्ट राइट दिस वन। अगर आप 1∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू a fx - 1 into gx. Rather to calculate that one, you will calculate this one. If at all it is giving you the value that is 1∞, you will calculate this one, right? I hope you are getting the things properly, right? Now let us move to the let us move to the discussion for this question. अब जरा देखिए, अभी तो ये जो लिमिट लगाने के बाद ये अपना 1∞ की तरफ मूव कर रहा था, तो हमने ये फॉर्मेट लगा दिया। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे था cos x - 1 इंटू cot x। अब cot x क्या लिख दिया, अपन में sin x लिख दिया। अब अगर अभी x टेंड्स टू 0 लगाओगे तो ऊपर देखो cos 0 1 होता है तो 1 - 1 ऊपर 0 आ जाएगा, tan 0 0 होता है तो 0/0 फॉर्मेट बन गया। तो फिर से अभी मैंने आपको एक एल हॉस्पिटल रूल बताया कि ऊपर वाले डेरिवेटिव करके ऊपर लिख दो, मतलब cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x। अब लिमिट लगाओगे तो ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो मतलब e रेज टू 0 आ जाएगा, तो e रेज टू 0 मतलब 1। तो बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। ये जो हम ऊपर डेरिवेटिव करके ऊपर लिख रहे हैं और नीचे डेरिवेटिव करके नीचे लिख रहे हैं, तो इसको कहते हैं एल'हॉपिटल रूल। l'Hopital रूल कहते हैं, एल'हॉपिटल, राइट। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 1, अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई 4 -4। अभी क्वेश्चन क्या था, अब जरा क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ax² + bx - 4 के रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो कह रहा है ए और बी की वैल्यू बताइए। तो आपने क्या किया, अल्फा इस पूरे इक्वेशन रख दिया क्योंकि ये इसका रूट है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 16a - 4b - 4 = 0, और आपने बीटा इक्वल 1 रख दिया। तो आपके पास क्या आ गया, 4a, अच्छा इसको मैंने यहाँ 4 से डिवाइड भी कर दिया, तो 4a - b = 1 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जब बीटा इक्वल 1 रखोगे तो a + b = 4 आएगा। इन दोनों को ऐड किया, a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे सॉल्व कर लिया, a और b की वैल्यू आ गई, दैट इज 1,3। सो व्हिच वन इज द राइट आंसर, d इज द राइट आंसर। So now let us move to the next question. This video is going to be little longer because of the discussion going on. अभी जरा देखिए, आपको ये लिमिट कैलकुलेट करनी है
n टेंस टू इनफाइनाइट un रेज टू -4/n²। आपने ये लिखा। अब आपने क्या किया, दोनों तरफ ले लिया लॉग, लॉग ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4/n² आ जाएगा बगल में log un। ठीक है, अब जो un लिखा है बेसिकली un को आप ऐसे ले सकते हो, कैसे, ये प्रोडक्ट का साइन होता है, पाई जो होता है ना, कैपिटल पाई इसको बोलते हैं, इट इज द साइन ऑफ प्रोडक्ट, राइट। ये r = 0 to n 1 + r² की पावर n। अगर आप r = 1 रखोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, r = 2 रखोगे दूसरा टर्म मिल जाएगा, r = 3 रखोगे तीसरा टर्म मिल जाएगा, और ये प्रोडक्ट में आएगा क्योंकि यहाँ पे पाई का साइन लगा हुआ है। और जरा सुनो, अगर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कोई चीज और अगर वहां पे लॉग लेते हो तो वो जो प्रोडक्ट होता है ना वो बदल जाता है समेशन में। उसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे देखो f = x × y प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। अगर लॉग लोगे तो log f आएगा इधर पे log xy आएगा, और log xy क्या लिख सकते हैं, log x + log y लिख सकते हैं, क्योंकि log m = log m + log n फार्मूला होता है, राइट। तो इसलिए प्रोडक्ट जो होता है किसमें बदल जाता है, समेशन में बदल जाता है। तो यहाँ पे log un लिखा हुआ था, तो इसलिए जब हमने ये आपने जो यहाँ पे un लिखा तो इसको कैसे लिख देंगे, समेशन r = 1 to n log इन ब्रैकेट 1 + r² की पावर में r। बस ये जो r होता है ये बगल में आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा -4/। अब इसको कैसे लिख दिया, ये r आपका बगल में आ जाएगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसके साथ जोड़ दिया, किसके साथ, -4/n², और n² का भी 1/n अलग कर लिया और बाकी ऐसे कर लिया। अब ये हमने क्यों बनाया है सिस्टम, ऐसा सिस्टम हमने क्यों बनाया, जब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आए तो उसको क्या करेंगे, दैट इज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंटीग्रेशन। आप उसको इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म करेंगे, और किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, जहां पे r/n है वहां पे आप रख देंगे क्या, वहां पे रख देंगे x, और जहां पे 1/n है वहां पे रख देंगे dx। ठीक है, रही बात लिमिट की, लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा देख लेते हैं। देखिए लिमिट, आपकी लिमिट कहां से कहां तक चल रही है, r = 0 से लेके n तक चल रही है, राइट। जब सॉरी r = 1 से लेके n तक चल रही है, जब आप r = 1 रखोगे, रखो यहाँ पे, रखो यहाँ पे r = 1 रखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/n आएगी। और चूंकि n टेंस टू इनफाइनाइट है, मैंने कहा आप इसमें x = क्या है, r/n है, लोअर लिमिट r की क्या है, r = 1 है, रखो तो कितना आ जाएगा, 1/n आएगा। लेकिन जब आप n टेंस टू इनफाइनाइट लगाओगे तो यही 1/n कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट मैंने क्या रखा है, यहाँ पे 0 रखा है। अपर लिमिट 1 क्यों, क्योंकि r = रखो n, तो ये n/n दैट इज 1, तो इसलिए अपर लिमिट रखा मैंने 1। तो ये आपके पास -4 था, इसकी जगह पे r/n की जगह रखना था x, और 1/n की जगह रखना था dx, और समेशन की जगह रखना था इंटीग्रेशन, ये log 1 + x² हो जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन है, मतलब बेसिकली ये कोर इंटीग्रेशन है, कोर इंटीग्रेशन। अगर आप 11th क्लास में हैं और फिर इसको समझ रहे हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और अगर आप 12th क्लास में हैं, इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया है तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे, 1 + x² = t, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx = dt, x ds की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x है और ये dx है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखें, x ds की वैल्यू क्या निकाल लिया हमने, 1/2 dt निकाल लिया, समझे। अब जो 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे -4 ऑलरेडी चल रहा है तो इसलिए 1/2 रखेंगे तो -2 बचेगा, तो इसको मैं इधर की तरफ शिफ्ट करिए, ये log l के इक्वल चल रहा था, -2 1 से 2 log t dt। फिर से इंटीग्रेशन, ये कोर इंटीग्रेशन है, आसान नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। इसके बाद यहाँ पे बाई पार्ट लगा के आपने इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया, फिर ये लिमिट लगाया, लिमिट 1 to 2, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ की बात कहानी शुरू होती है, इधर log l = क्या आया, -2 इन ब्रैकेट 2 log 2 - 1, these are part of integration, right। so I will recommend you to have some basic understanding on integration, then only this question is to be understood, otherwise it is going to be very difficult for you people if at all, क्योंकि ये जो लिमिट है, लिमिट तो 11th क्लास में होता है, ठीक है। और अगर आप रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं मेंस जाने के पहले तो कोई बात नहीं, तब तो कोई बात ही नहीं है। फिर इधर से log हटता है, इधर e की पावर में आता है, तो e की पावर में आ गया, log 1 को आप ले सकते हैं log e, ये भी log का पैटर्न है, ये log m - log n लिखा हुआ है तो log m/n हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है इसलिए ये वाली पावर, मतलब ये जो वैल्यू है ना, वैल्यू e वाली ऊपर चली जाएगी और 4 नीचे आ जाएगा, पावर 2 लग जाएगा, e² / 16 हो जाएगा। e की पावर में log
ऐसा लिखा हो तो वो सिर्फ ई और लॉग हट जाता है, ई की पावर में आंसर आ जाता है। ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में कभी बताया आपको, तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो, लास्ट वीडियोस। तो इसका आंसर क्या आया, ई स्क्वायर बाई 16, दैट इज व्हाट इज द आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नो डाउट इज वेरी गुड, बट so many concepts are involved in this question. So in order to understand this question, you have to have some knowledge on integration. मैंने आपको समेशन को इंटीग्रेशन कैसे बदलते वो मैंने आप बता दिया आपको, लेकिन इंटीग्रेशन में जैसे कुछ टॉपिक हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, लॉग एस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, these are the really very important on this topic integration. So now let us move to the question number 4. आप पास ये दिया गया इक्वल टू बी ए। तो जब भी कभी स्क्वायर रूट में इस तरह के सिस्टम हो तो क्या करें, उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर के ऊपर से मल्टीप्लाई करें। तो किया आपने, ये ऊपर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, इसको देखेंगे तो आपके पास ये आएगा। आप ये देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आपके पास फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, और लिमिट क्या जा रही है, लिमिट जा रही है एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट जाने पर अगर ऐसा है तो पहली बात तो क्या होगा, पहली बात तो ये होगा कि नीचे जो भी x की पावर होगी दैट 100% लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ x इन द न्यूमरेटर। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, माइंड वेल मैं नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू की बात कर रहा हूं, अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आंसर आ रहा है, तो क्या होगा, होगा ये कि ऊपर की जो डिग्री होगी दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस देन आई विल से लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ x इन द डिनोमिनेटर। तो डिग्री ऑफ x इन द डिनोमिनेटर कितनी, हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है 1, राइट। यहाँ पर x पावर 1 ही आएगा, यहाँ पर x पावर 1 ही आएगा। ऊपर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x स्क्वायर है, तो इसलिए जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो होगा। 1 माइनस ए स्क्वायर जीरो होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आएगी, हालांकि -1 भी आएगी, तो लेट मी टेक दैट वैल्यू आल्सो, क्या आएगी यहाँ पे -1। तो अगर आपके पास x को 1 या -1 रख देने के बाद ये क्या हो जाएगा, अपना जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा -x + 1 अपॉन दिस थिंग। अब मैंने क्या किया, नीचे वाले से मैंने x कॉमन भी कर लिया, नीचे वाले से क्या किया हमने, नीचे वाले हमने ये x कॉमन भी कर लिया, तो ये और ऊपर वाले से भी x कॉमन कर लिया, क्या है -1/1/x आ जाएगा, x कट जाएगा, लिमिट लगाएंगे ये जीरो हो जाएगा, और ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ पे 1 आएगा तो 1 + a आ जाएगा, इट इज इक्वल टू b। और a की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो b की वैल्यू आएगी -2, अगर a की वैल्यू अगर -1 रखोगे तो b की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इसलिए इस वैल्यू को आपको इंटरटेन नहीं करना है, आप ऑप्शन देख लीजिए, बी इज द राइट आंसर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट very clearly. Now look at question number 5. Again this question has to be transformed into integration. फिर से हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पे n स्क्वायर था, नीचे से मैंने n स्क्वायर कॉमन किया, कट गया ऊपर से, जो कॉमन किया तो यहाँ 4r/n का स्क्वायर हो गया, ये 1/n पहले से लिखा था, लिमिट ऐसे लिखी हुई थी, बस r/n को क्या रखना होता है, x रखना होता है, 1/n dx रखना होता है। r = 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, रखिए ना भाई, r = 0 यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। जब r की वैल्यू n-2n-1 रखोगे तो 2n-1 अपॉन में n, ये 2 - 1/n, n टेंस टू इनफाइनाइट लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो 2 आ जाएगी, तो मतलब लोअर लिमिट आपके पास आ गई 0, अपर लिमिट आ गया आपके पास 2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बन गया 1/1 + 4x²। अब ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ये थोड़ा सा लिख देता हूँ, dx/a² + x² अगर लिखा तो इसके इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, a 1/a tan इनवर्स x/a + c। लेकिन c तब लगता है जब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन ना हो, यहाँ पे डेफिनेट है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे तो x a यहाँ पे आ रहा है, एक और फार्मूला होता है भैया, ये भी ध्यान रखना, dx/1 + ax a² x² है, a² x², तब भी इंटीग्रेशन फार्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स, यहाँ पे अब ax लगेगा + c, है ना। दो फार्मूला लगाया, बाद में लिमिट लगाया, लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट 2 × 2 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट tan 0 आ जाएगा, tan 0 0 होता है, तो आंसर इज दिस 1/2 tan इनवर्स 4। सो बी इज द राइट आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, लुक इनटू द क्वेश्चन।
आप हम बार बार हम लिमिट को ये जो सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। आप देखिए पहले x अगर टेंस टू 2 रखोगे तो ऊपर 0 आएगा, ऊपर 0 की तरफ टेंड करेगा और नीचे भी 0 की तरफ टेंड करेगा, इसलिए 0/0 फॉर्मेट बनेगा, इसलिए इनडिटरमिनेट होगा। इसलिए हमने क्या किया, देखो 2x को ऐसे रखा रहने दिया, ये 2⁵ इंटू 2⁻x था, तो इसलिए उसको नीचे कर लिया, -6 कर लिया। नीचे जो लिखा था पहला वाला कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे लिखा रहने दिया, दूसरे वाले को हमने इस तरह लिख दिया। अब ऊपर वाला एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, देख लो कर लिया, ठीक है। और नीचे वाले को भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे x² -½ है, -½ x है, ठीक है, -½ x है, यहाँ पे x² +½ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, +½ बचेगा, और इसका जो डिनोमिनेटर आएगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली आपके पास ये आ गया। अब क्या किया, अब इसको धीरे से क्या किया, धीरे से समझना है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग इस तरफ, 2⁵x को क्या मान लिया, y मान लिया, ये क्या बन जाएगा, y² बन जाएगा, -6y बन जाएगा, +8 बन जाएगा। इसका फैक्टर करें तो y - 4 y - 2 y - 4 y मतलब 2⁵x इंटू y - 2 मतलब 2⁵x - 2। अब इसको जरा देखो, इसको फिर से मैंने इधर डील किया, 2⁵x - 4 को क्या लिख सकते हैं, 2⁵x को क्या लिख सकते हैं, 2⁵x/2 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। अभी a² - b² a - b a + b किया, नीचे क्या a - b था, इसलिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन विल गेट कैंसिल, ऊपर से क्या बचेगा 2⁵x/2 इंटू ये बचेगा, x टेंस टू 2 रखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। सो ए इज राइट आंसर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर जो भी था। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। पिछला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करने का, करेक्शन क्या करने का, जो x³ लिखा है बेसिकली ये x³ नहीं है, ये क्यूब रूट है, और ये 3 जो है 3 इसका है, तो यहाँ पे बिठा दो इसको, इस 3 को जहां था वहीं बिठा दो। x अकेले तन्हा है, x राइट, x इज एलोन, ठीक है। तो आपने इस तरह से लिख लिया, यहां से यहां तक जाने में सिर्फ आपने करेक्शन किया बस, और कुछ नहीं, बस ठीक है। फिर अब क्या किया, नीचे वाले से इधर से x कॉमन किया, इधर से x कॉमन किया, पावर 4 है तो x² 4/3 कॉमन आएगा, बाई 3 इसलिए कॉमन है क्योंकि यहाँ पे v³ रूट है, यहाँ पर v³ रूट है। अब ऊपर वाले में से भी हमने ऊपर वाले स्टेप में क्या किया, ये z - x का होल स्क्वायर ओपन किया, सॉल्व करने से ये आया। ऊपर वाले से भी हमने क्या किया, x² 1/3 कॉमन किया, सॉरी x कॉमन किया लेकिन बाहर 1/3 बैठा है तो इसलिए 1/3 हो जाएगा, और बाहर x भी बैठा है तो x × x⁻⁴ 1/3 x⁻⁴ हो जाएगा, ऊपर से नीचे से कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट लगा देंगे, सीधे लिमिट लगाने के बाद आप बस सिंपली लिमिट लगाएंगे तो क्या बचेगा भाई, ऊपर 2z बचेगा, ⁵√2z, नीचे यहाँ पर ⁵8z, तो 2 × ⁵8z। जस्ट सॉल्व कर लिया आपने, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ गया और आपका ऑप्शन हो गया सही बी, ठीक है। जस्ट सॉल्यूशन है, डू इट बाय योरसेल्फ, इट इज पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज दिस। अब आपके पास ये दिया, ये जो दिखा साइन इस तरह से लिखा होता है ना, ये बेसिकली दिखाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर इसके अंदर मान लीजिए आपके पास ऐसे 2.1 आया तो इसका आंसर 2 आएगा, मान लीजिए 0.1 आया तो इसका आंसर 0 आएगा, मान लीजिए माइनस में 0.1 आया तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब LHL अगर निकालोगे तो आप x किधर की तरफ मूव कर रहे हैं, 3 की तरफ मूव कर रहे हैं, और 3 की तरफ मूव कर रहे हैं तो 3 की तरफ मूव आप 2 तरीके से करेंगे। ये 3 लिखा हुआ है, एक लेफ्ट की तरफ से मूव करेंगे, एक राइट की तरफ से मूव करेंगे। जब आप लेफ्ट की तरफ से मूव करेंगे तो 3 मतलब जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 3 से छोटी होगी, लिटिल बिट छोटी होगी, मतलब 2.99999 टाइप का होगा, ऐसा लेफ्ट की तरफ से मूव कर रहे हैं तो कितना भी होगा लेकिन 3 से छोटी होगी। और इसमें जब 3 माइनस करोगे आप तो माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस में 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब माइनस में 0 पॉइंट समथिंग है तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, समझे। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है, ये मान लीजिए नंबर लाइन है, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास -1 है, तो इसके बीच में कोई भी नंबर आएगा फंक्शन के अंदर तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, क्योंकि इसके पहले जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है, -1 है। इसके बीच में कोई भी नंबर आएगा 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 0 है। इसके बीच में 1 और 2 के बीच में कोई नंबर आएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके पीछे वाला आंसर जो सबसे बड़ा इंटीजर है तो वही होता है इसका आंसर। तो यहाँ पर माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आया है तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। अब क्योंकि x की वैल्यू आप क्या ले रहे हो,
x की वैल्यू थोड़ी सी छोटी ले रहे हो, किससे, 3 से। जब 3 से जब इसको आप 3 से माइनस करने जाओगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग आएगा। जब 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पे माइनस एक्स लिखा है तो क्योंकि x 3 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 3 इज द लिमिटिंग वैल्यू, इसलिए हम क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। जैसे माइनस का 1 माइनस का 3, आंसर कितना आया, माइनस का 4। RHL निकालते हैं, RHL में 3 की तरफ से 3 मतलब राइट हैंड की तरफ से आप मूव करेंगे तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, पहले वाले में x प्लस 3 है, r की वैल्यू क्या है, सॉरी x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, और 3 से इतनी बड़ी है मतलब जब 3 माइनस करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आएगा। 3 माइनस x करेंगे तो माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए माइनस 1 आएगा। लिमिटिंग वैल्यू तो यहाँ -3 है तो आंसर कितना था, -4। तो LHL भी -4 है, RHL भी -4 है, तो इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर क्या है, -4 है। मैं फिर से समझाता हूं, आपको यहाँ पे x की वैल्यू लेफ्ट राइट हैंड लिमिट में आपको लेना है, x की वैल्यू किधर की तरफ से, राइट की तरफ से लेना है। राइट की तरफ से लोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी होगी, और 3 से जब बड़ी होगी उसमें 3 माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, 3 में किससे किसको माइनस करो, 3 से बड़ी वैल्यू माइनस कर लो, और बहुत क्लोज है 3 के, है तो 3 से बड़ी है लेकिन बहुत क्लोज है, इसलिए माइनस का 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मैंने आपको बताया अगर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर आ रहा है, 0 और -1 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा, इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और ये x = 3 तो अप्रोच कर ही रहा है, इसलिए -3 आ जाएगा सीधे सीधे, इसलिए आंसर इसका आया -4। सेम लॉजिक के साथ इसका आंसर आया -4। तो LHL RHL दोनों में सेम आ रहे हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करती है और आंसर इज -4। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जरा देखिए, अब आपको यहाँ पे ये इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है और ये लिमिट अप्रोच करेगी लेफ्ट हैंड की तरफ से, राइट हैंड की तरफ से। तो लेफ्ट हैंड कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है, जैसे आपको ई पे कैलकुलेट करना है तो ई से पीछे की तरफ से आप जब जाओगे, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो ई से कम वैल्यू रहेगी ना, तो ई से कम वैल्यू मान लीजिए ई माइनस एच, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, ई माइनस एच रख देंगे, लेकिन एस टेंस टू 0 लेंगे लिमिट इस केस में। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या रख दिया आपने, ई माइनस एच रख दिया, -1 है, और इस 1 को बेटा ln ई log ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m/n होता है। नीचे भी हमने ई माइनस एच रखा हुआ है, मॉड के अंदर माइनस एच आएगा, बाहर मॉड के अंदर बाहर आएगा तो प्लस कैच हो जाएगा। ये 1 e माइनस एच बाई ई, इसको ले सकते हैं 1 माइनस एच बाई ई, राइट। अब जरा देखिए, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लॉग के अंदर लिखा तो क्या होता है इसका एक्सपेंशन, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे माइनस लिखा हुआ इसका एक्सपेंशन ये होता है, वही मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन लगाया, 1 माइनस एच बाई ई का एक्सपेंशन लगाया माइनस वाला, तो माइनस एच बाई ई माइनस एच बाई एच स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इंटू 2, ये 2 है 2 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए जरा, ऊपर से h कॉमन कर लेंगे, नीचे से कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस का 1 बाई ई बचेगा जिसमें h नहीं होगा, और आपका s टेंस टू 0 है तो बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 बाई ई। ऐसे RHL निकालेंगे तो e प्लस एच करेंगे, e प्लस एच ये ऐसे निकाल जाएगा, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1 बाई ई, पॉजिटिव 1 बाई ई आएगा। और इसका LHL कितना आया था, माइनस का 1 बाई ई आया है, तो इसलिए RHL जो है डज नॉट इक्वल टू LHL, तो इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 9. Let us move to the question number 10. Question number 10, you can see this question number 10 here. You can see this question number 10. Find the constants of a and b so that this, ऐसे इक्वल टू 0 दिया गया। अब जरा देखिए, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। क्यों एलसीएम लिया, क्योंकि अगर आप अभी लिमिट लगाओ तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस बनेगा। मैंने कहा था ये फेक होता है, दिस इज फेक। क्यों, क्योंकि जरा थोड़ा लगा के देखो, जरा आपने थोड़ा सा सॉल्व किया, ऊपर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट केस बन गया। अल्टीमेटली वही मैंने जो बताया, 0 बाई 0 इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ये है जान, और जब तक है जान तब तक है काम। आपने इसको सॉल्व किया, ये आपके पास आया, इक्वल टू में 0 आएगा। अब एक चीज़ ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए बिल्कुल। एक चीज़ क्या है कि अगर आपकी लिमिट जो है x टेंस टू इनफाइनाइट है और फंक्शन लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ x, उसकी डिग्री
स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए ऊपर जो लिखी है डिग्री से, नीचे वाली डिग्री 100% बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले से, बराबर भी नहीं चलेगी, बड़ी होनी चाहिए, समझे। तो आप इसको सॉल्व करने से क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ये आ रहा है, एक्स के साथ ये आ रहा है, और बिना डिग्री वाला ये आ रहा है। तो क्या समझे हम ये समझें कि जो हाईएस्ट, क्योंकि इसका आंसर तो 0 आ रहा है, तो ये तो 100% श्योर है कि नीचे वाली डिग्री क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए ऊपर वाले से। तो नीचे डिग्री तो 1 है, ऊपर की डिग्री तो 2 है, तो क्या करेंगे, जो 2 डिग्री का जो कोफिशिएंट है उसी को हम 0 कर देंगे, क्योंकि उसको तो 0 होना है, क्योंकि आंसर तो 0 दिया गया ना हमको। तो इसलिए 1 माइनस ए को हमने 0 कर दिया, ए की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट भी मैंने कहा बराबर भी नहीं चलेगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना a प्लस बी, इट हैज टू बी 0, सो a प्लस बी इक्वल टू भी 0 होगा। यहाँ पे a इक्वल टू 1 आ चुका है, यहाँ पे a इक्वल टू 1 रखेंगे तो b इक्वल टू -1 आएगा। आपको यही करना था, a और b की वैल्यू निकालनी थी। नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b, so this b is the right answer. So this is all about today's video, though it is longer than other videos, but still it is very fruitful. And in the last, I request you all, if this video helps you at all in any sense, so please like the video, share the video, and subscribe my channel. Thank you. See you in the next video.